किसके? डायबिटीज़ के लक्षणों को लेकर। मगर जब डायबिटीज़ आता है तो डायबिटीज़ कभी अकेले नहीं आता है, डायबिटीज़ कभी भी अकेले नहीं आता है, वो अपने साथ में रिश्तेदार लेके आता है और उन रिश्तेदारों के सहयोग से शरीर को बिगाड़ता है और बिगाड़ता है और बिगाड़ता है और बिगाड़ता है। और डायबिटीज़ के जन्मदाता भी हमारा ही शरीर है। और हमारा शरीर, आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो है, अगर हम अभी तक जिंदा हैं, कोई 50 साल, कोई 70 साल, कोई 100 साल जिंदा है, तो ये प्रमाण है कि हमारा शरीर खुद ब खुद काम करना जानता है, ये खुद के लिए काम करना जानता है। खुद के लिए बोले तो इस शरीर के लिए सभी मिलजुल कर एक दूसरे के लिए काम करते हैं, इसमें सभी के सभी एक दूसरे के लिए काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, एक संगठन के रूप में काम करते हैं, ताकि ये जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, इस शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि जितने भी सेल्स हमारे शरीर के अंदर हैं वो भी जीवित रहने के लिए ही संघर्ष करते हैं। जैसे हम लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं, हम लोग कौन है? एक सेल्स है। हम कौन है? मात्र एक सेल्स है हम। वही सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक जगह इकट्ठा हो गए तो टिश्यू बन गए। अब बहुत सारे टिश्यू अलग 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 जगह पे इकट्ठे हो गए तो वो ऑर्गन बन गए। जब बहुत सारे ऑर्गन बन गए तो वो एक सिस्टम बन गया। जब बहुत सारे ऑर्गन मिल गए तो वो एक सिस्टम मिल गया, सिस्टम बन गया। सिस्टम का मतलब क्या होता है? हर कोई एक दूसरे के लिए मिलकर काम करेगा, हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के लिए मदद करेगा और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेगा, संगठित रूप से काम करेगा। और जब संगठित होते हैं सबके सब, तो ये शरीर का निर्माण होता है, इस शरीर का निर्माण होता है। और ये शरीर बना किस चीज से है? एक सेल्स से। एक सेल्स से हमारा शरीर बना है। हमारी पहचान क्या है? हमारा अस्तित्व मात्र सेल्स है, एक सेल्स। शुरुआत हमारी जहां से हुई है, वहां से लेकर जहां तक अंत होता है इसका, इस शरीर का, वहां तक अगर हम जीवित है, यानी कि प्रमाण के रूप में, जैसे मैंने अभी बताया, 70 साल, 90 साल, 100 साल, 120 साल अगर हम जी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा शरीर सबके सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कोई छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को एक दूसरे के साथ मिलकर उस घटनाओं को दूर भगा रहे हैं, उस कमियों को पूरा कर रहे हैं और इस शरीर रूपी सिस्टम को निरंतर इतने लंबे समय से चलाते आ रहे हैं। यह फिर भी हमारा शरीर ऐसा है कि बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़कर उससे बाहर निकलने के लिए पूर्ण प्रयास करता है। और इसको बिगाड़ने में किसी और का हाथ नहीं है, हमारा खुद का हाथ है, हम लोगों का खुद का हाथ है। हमारा वातावरण सही नहीं है, हमारा खान पीन सही नहीं है, हमारा पानी सही नहीं है। जल ही जीवन है, जीवन की सृष्टि जल से हुई है। ऑक्सीजन ऊर्जा के लिए जरूरी है और भोजन इस शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए जरूरत है। और उस भोजन जरूरत को पूरा करने के लिए ही इस शरीर को, इस सेल्स को, एक सेल्स को जीवित रहने के लिए जो जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो सब के सब इन्हीं 3 पंच तत्वों से स्टार्ट होता है। मिलता हमें धरती से है, आकाश से। ऑक्सीजन हवा द्वारा प्राप्त होती है हमें। पानी, हमारे बॉडी का 70% पानी है हमारे शरीर के अंदर, तो पानी की कमी को पानी कमी पूरा करेगा। इलेक्ट्रॉन जमीन से ऊर्जा मिलती है, आकाश से हमें ऊर्जा मिलती है। मिनरल हमें धरती से उगने वाले जो भी अनाज है, फल फ्रूट्स इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन, फैट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, है ना, ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड करवाने का काम करता है। जब हम बहुत ज़्यादा लापरवाही करते चले जाते हैं और एक समय के बाद हमारा जो सिस्टम है, शरीर है, हमारा जो सिस्टम है वो शरीर है, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम मिलकर हमारा शरीर बना है।
तो जब भी सिस्टम की बात आए तो समझना है कि कोई ना कोई हमारे बॉडी के अंदर, जैसे लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, स्टमक है, बड़ी आंत, छोटी आंत, लार ग्रंथि, जीभ, हम ये सारे ऑर्गन हैं हमारे, ये सारे ऑर्गन हैं, ये सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं। उद्देश्य क्या है? सेल्स को जीवित रखना, क्योंकि सेल्स से ही बना हुआ है ना पूरा शरीर। कोई हाथी है वो भी सेल्स से बना हुआ है, डायनासोर अगर था तो वो भी सेल्स से ही बना हुआ है ना। तो ये जो पूरा का पूरा हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर कोई भी चीज ऐसी ज्यादा गड़बड़ हो जाती है जिसके कारण से अन्य सारे ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसमें कई कारण हो सकते हैं, जैसे इंसुलिन बनाने का काम हमारा पेनक्रियाज करता है। पेनक्रियाज के अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। उन सभी सेल्सों के काम अलग अलग है, उन सभी सेल्सों के काम अलग अलग है। जैसे एक सेल्स से मैं भी बना हूं, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूं। एक सेल्स से एलोपैथिक वाला बना हुआ है, जो डॉक्टर है एलोपैथिक का वो भी एक सेल्स से बना हुआ है। जो आयुर्वेद का डॉक्टर है वो भी एक सेल्स से बना हुआ है। जो इंजीनियर है वो भी एक सेल्स से बना हुआ है। जो ड्राइवर है गाड़ी को चलाने वाला वो भी एक सेल्स से बना हुआ है। ऐसे करके अलग अलग काम हो सकते हैं सबके, मगर सबके सब क्या करते हैं? सब अलग अलग होकर एक ही जगह पे एक ही चीज के लिए काम करते हैं। क्या? जीवन जीने के लिए। हर एक चीज हमारी सुविधा के लिए। सड़क बन रहा है तो वह हमारी सुविधा के लिए, गाड़ी बनी है तो हमारी सुविधा के लिए, पुल बना है तो हमारी सुविधा के लिए। ऐसे ही हमारे पूरा का पूरा जो सिस्टम है शरीर के अंदर का, वो सारी इस बॉडी को जीवित रखने के लिए सिस्टम बना हुआ है। सब कुछ कुल मिला के कारण ये है कि जितनी चीजें सुविधाएं उपलब्ध है पृथ्वी में मनुष्य जाति के लिए, वो सब का सबको उद्देश्य एक ही है, एक ही है कि जीवित रहना। उसी तरह जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां भारतवर्ष के अंदर है, चाहे वो न्यूरोथेरेपी है, एलोपैथिक है, आयुर्वेद है, चाहे कुछ भी है, जितनी भी चिकित्सा पद्धति, सबका उद्देश्य एक ही है। उद्देश्य क्या है? मनुष्य को स्वस्थ लाभ देना। अगर उसके शरीर में कोई दुख आया है, उस दुख को दूर करने के लिए प्रयास करना। तो न्यूरोथेरेपी प्रयास करती है, न्यूरोथेरेपी ठीक नहीं करती। क्या करती है? प्रयास करती है कि उनके जीवन में खुशहाली आए, उनके जीवन में जो कष्ट है, शरीर के अंदर जो कष्ट है, उस कष्ट को दूर करने में हम अपना योगदान निभा सके। जो सिस्टम गड़बड़ है, उस सिस्टम को, गड़बड़ी को ठीक करने के लिए हम उन्हीं लोगों से बात करें जो लोग इस पूरे शरीर को चला रहे हैं, पूरे शरीर को चला रहे हैं। जैसे कोई उग्रवादी आता है, जब वो कोई उग्रवादी आता है हमारे देश में, तो हमारी पुलिस प्रशासन, फौज, सीआईडी, गुप्तचर जो बताते हैं, सबके सब एक्टिवेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि उग्रवादी अगर आतंकवादी आएगा तो हमारे लोगों को मार के जाएगा, इस देश को नुकसान पहुंचा के जाएगा, क्षति पहुंचा के जाएगा। तो क्या करते हैं? उस सिस्टम को, उस वायरस को खत्म करने के लिए पूरा का पूरा तंत्र लग जाता है। वो जो आतंकवादी है, वो जो वायरस है, जो बाहर से आया हुआ वायरस है, परजीवी है, आतंकवादी परजीवी है, जो बाहर से हमारे घर में घुस रहा है, उसको तुरंत खत्म करने के लिए हमारा पूरा तंत्र लग जाता है। जितनी जल्दी हम उसको खत्म कर देंगे उतनी जल्दी हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो सेम उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन हैं वो भी इसी तरह से काम करते हैं। मगर कई बार देखा होगा आपने, जैसे अभी जो हुआ था कांड, 27 लोगों की जान ले ली थी, 2 आदमी ने 27 लोगों की जान ले ली, 2-4 आदमियों ने। तो ऐसे ही होता है हमारे शरीर के साथ भी। कई बार क्या होता है, कोई चीज ऐसा हावी हो जाता है हमारे शरीर को, और हमारे शरीर को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है और बहुत सारे सिस्टम को भी प्रभावित कर देता है। मगर ऐसा नहीं है कि वो संघर्ष नहीं करता है। हम संघर्ष करते हैं, उस आतंकवादी को ढूंढ के उसको मारने का प्रयास करते हैं, और जो सिस्टम बिगड़ गया है उसको सुधारने का काम करते हैं, उसको सुधारने का काम करते हैं, उस व्यवस्था को बनाने का काम करते हैं।
जिस तरह से मान लो 4 व्यक्ति मारे गए, तो इस पृथ्वी में 4 व्यक्तियों का उत्पन्न भी तो हो रहा है ना, जन्म भी तो हो रहा है ना। ऐसा थोड़ी है कि 4 व्यक्ति गुजर गए तो 150 करोड़ में से 4 आदमी खत्म, तो और कोई नहीं आएगा। 150 करोड़ की जनसंख्या में से अगर 4 लोग निकल गए या 20 लोग निकल गए, अब दूसरा कोई नहीं आएगा। मगर नहीं, कुदरत का करिश्मा यह है कि अगर 4 लोग निकलते हैं तो 4 लोगों की जन्म भी हो रहा है, कहीं ना कहीं जन्म हो रहा है। सेम उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी अगर कोई सेल्स डेथ होता है, कोई सेल्स डेथ होता है, तो उस सेल्स के निर्माण के लिए भी व्यवस्था भगवान ने बना रखी है। उस व्यवस्था का नाम है स्टेम सेल्स। क्या नाम है? स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स के बारे में हम अपने सेशन में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, विस्तार से हम बात कर चुके हैं। मगर आज बात हो रही है डायबिटीज को लेकर। तो डायबिटीज में इंसुलिन महत्वपूर्ण है, और इंसुलिन बनाएगा कौन? बीटा सेल्स। और बीटा सेल्स अगर मान लो कम हो गए शरीर के अंदर, तो नए सेल्स बनने चाहिए ना, नए सेल्स भी तो बनने चाहिए ना, बीटा सेल्स को बनने चाहिए ना। अगर नहीं बनेगा तो फिर तो खतरे में आ जाएगा ना शरीर, ये सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये पद्धति चक्र जो है हमारे शरीर के अंदर भी ऐसे ही चलता है। तो उसको बनाने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो स्टेम सेल्स पाए जाते हैं, वो स्टेम सेल्स कैसे होते हैं? वो किसी भी रूप में परिवर्तन हो सकते हैं। जरूरत के आधार पर वहां अलग अलग सेल्स के रूप में परिवर्तन हो सकते हैं। स्टेम सेल्स की योग्यता ऐसी है कि वो अलग अलग रूप में परिवर्तन हो सकता है। जैसे इंसानों में हम 2 भाई है, दोनों भाइयों का चेहरा अलग है, कोई भी पहचान लेगा, भले ही कहेगा कि हाँ भाई ये दोनों भाई है, मगर दोनों के दोनों अलग पहचाने जाते हैं। मेरी 2 बहनें हैं, दोनों बहनें, हम चारों भाई बहन इकट्ठे हो जाए तो सब कहेंगे 4 भाई बहन है, मगर सबका चेहरा अलग अलग है, तो अलग अलग नाम से पहचान जाते हैं। जब नाम बोलते हैं तो पता लग जाता है कि फलाना व्यक्ति है। तो इसी तरह से स्टेम सेल्स की भी योग्यता है कि वो अलग अलग चेहरा लेकर, यानी कि शरीर के अंदर जो सेल्स है उन सेल्सों को अलग अलग रूप लेकर उन सेल्सों की कमी पूरा कर सकते हैं। जैसे बीटा सेल्स बन सकता है स्टेम सेल से, बीटा सेल्स से स्टेम सेल्स बन सकता है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। स्टेम सेल्स की योग्यता है, मगर हमारे शरीर के अंदर स्टेम सेल्स जो हैं अलग अलग जगहों पे भी पाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। उनके काम अलग अलग होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। अब जैसे पुलिस में भर्ती होती रहती है और रिटायर होता रहता है। पुलिस विभाग कहाँ के लिए? क्षेत्र के लिए, यानी कि अंदरूनी विभाग के लिए, अंदरूनी जगहों के लिए। पुलिस कहाँ रहती है? शहरों के अंदर, गांव के अंदर, मोहल्लों के अंदर की व्यवस्था को देखने के लिए। उसके बाद एक और लेयर आती है, एक फौजी और आते हैं, अलग अलग कैटेगरी के फौजी हैं। जो बॉर्डर पे रहते हैं वो बीएसएफ अलग है, जो बॉर्डर पे रहते हैं वो लोग अलग है। फिर उसमें भी कैटेगरी है, उसमें भी कैटेगरी है। एक थल सेना है, वायु सेना है, फिर एक पैदल सेना है ना। आजकल तो फिर एक स्पेशल भी है, उसमें कमांडो आते हैं। इसके अलावा अब तो नए नए हथियार भी आ गए हैं। अभी हमें देखने को मिला, अभी जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो हमारे स्वदेशी हथियारों ने कमाल किया, है ना। ठीक इसी तरह से अलग अलग पोजीशन पे हमारे स्टेम सेल्स मौजूद हैं जो अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। अगर बीटा सेल्स को बनाना है तो वो स्टेम सेल्स कहाँ पाया जाता है? वो स्टेम सेल्स हमारे अस्थि मज्जा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अस्थि मज्जा में, अर्थात बोन मैरो में। बोन मैरो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट, ये तीनों कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। तो जब बोन मैरो में बनते हैं, इसके अलावा बोन मैरो की सुरक्षा के लिए, यानी कि बोन मैरो में जब बनते हैं तो बोन मैरो को भी सही ढंग से बने हुए रहना चाहिए ना। अगर फैक्ट्री सुरक्षित नहीं रहेगा
फैक्ट्री में रंग रंगाई नहीं होगा, उसकी व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी, तो फैक्ट्री में माल बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। तो फैक्ट्री के माल बनता रहे, उसके लिए फैक्ट्री की मशीनें सही चलनी चाहिए, वर्कर सही ढंग से काम करने चाहिए, जो फैक्ट्री का एरिया है वो सुरक्षित रहना चाहिए। इसके अलावा फैक्ट्री में जो माल है वो नियमित रूप से आने चाहिए, कि किसी भी चीज़ की कमी ना हो, कि फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन में बाधा आ जाए। तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, है ना, वर्कर चाहिए, बिजली चाहिए, ऐसी कई सारी चीज़ें लेकर फैक्ट्री चलती है। तो उस फैक्ट्री को सही ढंग से बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑस्टियोब्लास्ट की। ऑस्टियोब्लास्ट एक सेल्स है और ऑस्टियोक्लास्ट का काम है उस फैक्ट्री में जो कचरा है, जो भी कचरा होता है, उस कचरे को खत्म कर देना। ऑस्टियोक्लास्ट का काम है उस कचरे को खत्म कर देना, और जब वो कचरा खत्म हो जाता है तो उस जगह पर नए माल को, वो जगह जो खाली पड़ी है वो खाली जगह को भर देने की जिम्मेदारी ऑस्टियोब्लास्ट की है। ऑस्टियोब्लास्ट हमारे हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब ऑस्टियोब्लास्ट द्वारा जो उन सेल्सों का निर्माण होता है, वो उनके द्वारा आरबीसी का निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो ये ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये भी एक चमत्कारी व्यक्ति है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है? ये खत्म नहीं होता है, ये मरता नहीं है। ये क्या होता है? लुप्त कर लेता है खुद को, जैसे कहते हैं समाधि ले लिया। ऑस्टियोब्लास्ट हमारे हड्डियों में समाधि ले लेता है। ऑस्टियोब्लास्ट मरता नहीं है, समाधि लेता है। मगर मारता कौन है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स भी मरते हैं जब हमारे शरीर के अंदर ऐसी बीमारियां आती है ना, तो कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग मरेंगे ही मरेंगे। तो वो जो जगह मर गई, डेड बॉडी पड़ी है, उसको ऑस्टियोक्लास्ट खत्म करने का काम करता है, और वो जो जगह बच गई है उसको भर के, ऑस्टियोब्लास्ट का काम है उसको भर देना। और क्यों? क्योंकि आरबीसी का निर्माण होना है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होना है, प्लेटलेट का निर्माण होना है। इसके अलावा जो स्टेम सेल्स वहाँ पर मौजूद है, जो आरबीसी का निर्माण कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कर रहे हैं, प्लेटलेट का निर्माण कर रहे हैं, वही सेल्स पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को भी बनाने का काम करता है। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को भी बनाने का काम करता है। इसके अलावा बीटा सेल्स की सुरक्षा के लिए वहां पर कुछ ऐसे बुजुर्ग को खड़ा किया जाता है जो सी पेप्टाइड नाम के हार्मोन को रिलीज करते हैं। सी पेप्टाइड हार्मोन को रिलीज करते हैं। जितनी क्वांटिटी में बीटा सेल्स से इंसुलिन रिलीज होता है, उतनी ही क्वांटिटी में सी पेप्टाइड हार्मोन भी रिलीज होता है। सी पेप्टाइड हार्मोन क्या करता है? इंसुलिन की क्वांटिटी को नापता है, उसकी मापदंड को बताता है, शरीर को कितना चाहिए उतनी क्वांटिटी में निकला कि नहीं निकला, वो कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है। उस क्वांटिटी को देखने की जिम्मेदारी पीछे से बैक से किसकी है? सी पेप्टाइड की है। तो सी पेप्टाइड टेस्ट से, ब्लड टेस्ट से, जब सी पेप्टाइड टेस्ट से हम जांच करवाते हैं तो उससे हमें इंसुलिन की क्वांटिटी का पता लगा सकते हैं कि कितनी मात्रा में इंसुलिन निकल रहा है। कई बार क्या होता है कि इंसुलिन, एक तो फास्टिंग होता है, फास्टिंग अर्थात बिना खाए, और एक होता है खाने के बाद। जब हम भोजन करते हैं, भोजन के बाद जब शरीर में ग्लूकोज बन जाता है, लीवर द्वारा रक्त छोड़ा जाता है ग्लूकोज, उसके बाद इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन ग्लूकोज को पकड़कर लीवर को देता है दोबारा से कि भाई देख, ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, इसको तो ग्लूकाजोन में परिवर्तन कर और अपने अंदर रख, अपने पास स्टोर कर इसे तू। ठीक है, क्या बोल के कि भाई रख ले, इमरजेंसी में काम आएगा। अगला बंदा कभी भूखा भाका रह गया, उपवास वगैरह रख लिया, या किसी कारण से इसको भोजन वगैरह नहीं मिला, या इसने बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया, जितनी उसकी एनर्जी थी 300 कैलोरी की, इसने 800 कैलोरी का काम कर लिया, तो इसको एनर्जी चाहिए होगी। तो एनर्जी कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए तुम स्टोर करके रखो इसको। तो फिर क्या करता है? जरूरत पड़ने पे जब कमी होती है एनर्जी की, तो ग्लूकोज, वो ग्लूकागोन जो है दोबारा से रिलीज होता है। किसके कहने पे? पेनक्रियाज से निकलता है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन एक हार्मोन है जो लीवर को जाके बताता है कि भाई देख, ग्लूकोज की कमी हो रही है यार,
तो ऐसा कर, फटाफट छोड़ दे, ग्लूकोज बना, जो ग्लूकाजोन रखा हुआ है उसको ग्लूकोज में परिवर्तन कर, तो लीवर अपने काम पे लग जाता है, लीवर अपने काम पे लग जाता है, वो ग्लूकोज बना देता है, क्योंकि उसका काम ही है ग्लूकोज बनाना। एक्स्ट्रा है, अगर इंसुलिन ने जाके बोला कि भाई एक्स्ट्रा है, तो ग्लूकोज को ग्लूकाजोन में परिवर्तन कर देगा, नहीं बोला तो ग्लूकोज बनाता रहेगा। उसे भी रोकना पड़ता है, उसे भी रोकना पड़ता है जाकर कि भाई अब हो गया, रुक जा, रुक जा भाई, हो गया, या बना ले, ये भी बताना पड़ता है, और रोक ले ये भी बताना पड़ता है लीवर को भी। तो बताने का काम कौन करता है कि भाई रुक जा। ये एक हार्मोन है, ये भी एक हार्मोन है, उसका नाम है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन जहां जहां प्रोडक्शन होते हैं, जहां जहां प्रोडक्शन होता है, वहां वहां पर उसे रोकने के लिए भी एक व्यक्ति चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो थोड़ा सा इसमें बीच में बोलना पड़ेगा, अगर हम नहीं बोलेंगे तो होगा नहीं। किसके बारे में? सोमेटोस्टेटिन के बारे में। जैसे एक नल लगा हुआ रहता है हमारे बाथरूम में, हमें 1 बाल्टी पानी भरना है, तो हम क्या करते हैं, नलके को खोल देते हैं। जब बाल्टी भर जाता है तो नलके को बंद कर देते हैं, नलके को बंद कर देते। क्यों बंद किया हमने? क्योंकि एक्स्ट्रा पानी आएगा तो पानी हमारा नुकसान होगा और अन्य चीजों को प्रभावित करेगा, अन्य चीजों को प्रभावित करेगा। कैसे प्रभावित करेगा? मान लीजिए हमारा पानी टंकी में 500 लीटर है, अगर एक्स्ट्रा हमने बाल्टी बिना मतलब कि 1 बाल्टी पानी बहा दिया, तो कल के थोड़ी देर बाद अगर हमें जरूरत पड़ा 1 बाल्टी पानी की और टंकी में पानी नहीं रहा, तो क्या होगा? क्योंकि टंकी में पानी चढ़ाने के लिए बिजली की भी जरूरत पड़ती है, और बिजली फ्री में आता नहीं है, बिजली पैसों में आता, और पैसे कमाने के लिए रात दिन को मेहनत करनी पड़ती है, और पैसे कमाने के लिए अगर मेहनत करना है, मेहनत करने के लिए हमें खाना अच्छा चाहिए, खाना अच्छा चाहिए, है ना। तो ऐसे ही सिस्टम से काम चलता है। तो इंसुलिन का जहां जहां पर हार्मोन रिलीज होते हैं, वहां वहां पर सोमेटोस्टेटिन भी रिलीज होता है, वहां वहां से। जैसे पेनक्रियास से सोमेटोस्टेटिन रिलीज होता है, तो वो किसको रोकता है? वो किसको रोक रहा? क्यों पेनक्रियास से रिलीज हो रहा सोमेटोस्टेटिन? क्योंकि उसे इंसुलिन को भी रोकना है, उसने डाइजेशन जूस को भी रोकना है, यानी कि पेनक्रियाटिक जूस को भी रोकना है, और उसको रिलीज भी करना है। वो नलके की तरह काम करता है, जितना जरूरत है उतना निकलेगा और बाद में रोक देगा, बाद में रोक देगा। कई बार नलका खराब हो जाता है, जाम हो जाता है, तो पानी नहीं निकलता। कई बार पानी टपक 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 गिरता रहता है। नलके खराब भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नलका खराब नहीं होता। नलके के 2 रूप है ना, एक तो जाम हो जाता है जिसमें पानी आने में दिक्कत होती है, तो हम दूसरा नल लगाते हैं, और एक टपक 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 गिरता ही रहता है, जितनी जरूरत थी उतना तो निकल रही है, उसके बाद भी पानी नहीं रुक रहा, टपक टपक के गिरी रहा है। जैसे गॉल ब्लैडर निकाल दो, अगर आप गॉल ब्लैडर निकाल दोगे तो गॉल ब्लैडर, क्योंकि लीवर तो 750 ml तक ब्लड दिन भर बाइल बनाता है, वो तो दिन भर निकलता रहेगा ना, क्योंकि जमा होने की जगह तो है ही नहीं, अब गॉल ब्लैडर तो है ही नहीं, तो दिन भर निकलता रहता है, वो एक क्वांटिटी में निकलता रहता है। अगर गॉल ब्लैडर होता तो क्या होता है कि जब हम खाना खाते, तेल घी इत्यादि खाते, तो जितनी तेल घी खाई थी हमने उतनी क्वांटिटी में बाइल को निकाल सकते थे। मगर जब गॉल ब्लैडर को निकाल दिया तो बाइल हम उतनी क्वांटिटी में एक बार में नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि बाइल तो ना वो टप 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 एक रूप में गिरे जा रहा है, और वो नलका नहीं है उसमें कि एक बार में बाल्टी भर जाएगा, है ना। तो अब उनको क्या बोला जाता है कि आप खाने के टुकड़े छोटा छोटा टुकड़ा लोगे और उसे 32 बार चबाओगे ही चबाओगे, 32 बार चबाओगे ही चबाओगे, क्योंकि जब आप 32 बार चबाते हो तो धीरे 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 अंदर जाता है, वो धीरे 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 अंदर जाता है, जिससे जो बाइल का प्रोडक्शन है, जितनी जरूरत है उसके आधार पर वो काम करना स्टार्ट करता है, उतना उतना रिलीज होता है, बाइल के प्रोडक्शन उसमें चलता रहता है ना। इसीलिए उन लोगों को बोला जाता है कि धीरे खाना और हल्का खाना खाना, तेल मसाले वाली चीजें नहीं खाना, इसीलिए बोला जाता है उन लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने समझ लिया, क्या क्या समझा, कि जो बीटा सेल्स बनाने वाला जो स्टेम सेल्स है, वो हमारे बोन मैरो में बनता है। कहां बनता है? बोन मैरो में बनता है। ठीक है, और ये जो बीटा कोशिका है,
ये भ्रूण जीवन में, यानी कि जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है उस दौरान ये यकृत में, यकृत अर्थात लीवर में, और इस सेल्स का नाम होता है उस समय हेमेटोपोइटिक स्टेम कोशिका, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं HSC। और यह बैस अवस्था में ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। जब हम उम्र दराज हो जाते हैं, यानी कि बच्चा जन्म ले लेता है, उसके बाद से जो भी सिस्टम काम करता है वो अस्थि मज्जा जो होती है, अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो यानी हड्डी है ना, हमारी जो अस्थि मज्जा है उसके अंदर ये बनना स्टार्ट होता है। क्योंकि बीटा सेल जन्म लिया है तो मरेगा, तो जब जन्म लिया है मरेगा तो नया भी बनना है। तो उसके लिए माता पिता कौन है? वो स्टेम सेल्स है कि नया जन्म लेने के लिए। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली, और बात करके ये पता लग गया हमें कि हड्डियों में हमारे प्लेटलेट, RBC, WBC कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, है ना। तो ये सारी चीजें कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनती है। तो स्टेम कोशिका के बारे में हम ये समझ में आया हमें कि अगर स्टेम कोशिका को उकसाने वाला जो सिस्टम है, यानी कि जो फार्मूला है, अगर हम इस पे काम करते हैं और काम करके स्टेम कोशिका के बारे में अगर उकसाने के लिए, रिलीज करने के लिए कि भाई जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज के कारण उनका बीटा सेल्स डेथ होने के कारण उनको इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या टाइप 2 डायबिटीज के कारण जिनके जो बीटा सेल्स नष्ट हो गए हैं, जो बीटा सेल्स नष्ट हो गए हैं, जिसके कारण से जितनी क्वांटिटी में वो मीठा खा रहे हैं, यानी कि ग्लूकोज खा रहे हैं या फ्रुक्टोज खा रहे हैं, जो ग्लूकोज में परिवर्तन हो रहा है, उतनी क्वांटिटी में इंसुलिन नहीं निकल पा रहा है, जिसके वजह से लगातार ब्लड में शुगर की मात्रा बनी हुई है, अर्थात ग्लूकोज की मात्रा बनी हुई है। तो जब तक लगातार कुछ दिनों तक, जब तक डॉक्टर आपको कह रहा है कि आपके शरीर में शुगर बढ़ रहा है, तो उस समय आपको ये नहीं समझना है कि डायबिटीज हो गया है। शुगर बढ़ना कब होता है? जब उसकी रेंज से थोड़ा ऊपर हो जाता है, जब वह रेंज लगातार महीनों तक बना हुआ रहता है, महीनों तक बना हुआ रहता है, महीनों के बाद महीने, महीने के बाद महीने ऐसे ही बने हुए रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? अन्य सेल्स को बाधा पहुंचाने लग जाते हैं, रुकावट पहुंचाने लग जाते हैं, उनको वो क्रिस्टल के रूप में बनने लग जाते हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर के सेल्स को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है। क्या मिलना कम हो जाता है? ऑक्सीजन। क्योंकि सेल्स तक जाने वाली जो नर्व है वो इतनी पतली होती है जिसके जरिए खून पहुंचता है, खून पहुंचेगा तो ही ऑक्सीजन जाएगा ना। इसके अलावा जो भी रॉ मटेरियल उस सेल्स को जीवित रहने के लिए चाहिए, उसका प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, इलेक्ट्रॉन, वाटर, पानी, है ना, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें खून के द्वारा ही पहुंचती है, खून के द्वारा ही पहुंचती है। एक सुई आना हो या चावल आना हो, दाल आना हो, कुछ भी आना हो, वो कैसे आता है? ट्रांसपोर्ट के जरिए आता है, ट्रांसपोर्ट के जरिए आता है। और घर तक कैसे पहुंचता है? ट्रांसपोर्ट से, दुकान, दुकान से हम लोग गली, सड़क से, सड़क के बाद गली से, गली से फिर हम अपने दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोल के अपने घर के दरवाजे में 6 फुट 3 बाई 6 के दरवाजे में घुसते हैं, उसके बाद जाके उसका उपयोग होता है। तो उसी तरह से जो सेल्स है, उस सेल्स तक पहुंचाने वाली जो नसें वो इतनी पतली होती हैं कि हमें सूक्ष्म आंखों से नहीं दिखता, मगर उन तक सारी रॉ मटेरियल पहुंचता है। और जब वही ग्लूकोज, जब शुगर में, चीनी में परिवर्तन हो जाता है, शर्करा में क्रिस्टल का रूप धारण कर लेता है, तो क्या करता है? वो जाके जमने लग जाता है। वो आने रॉ मटेरियल को पहुंचाने वाला जो सिस्टम है उसको बंद कर देता है, दरवाजे को, तो धीरे धीरे वो डेथ होने लग जाता है, डेथ होने लग जाते हैं। इसी तरीके से हमारा सिस्टम बिगड़ता चला जाता है ना। तो स्टेम सेल्स पे अगर हम किसी तरह से काम कर पाए और स्टेम सेल्स के बारे में जान पाए और इसको समझ पाए, तो इसको लेकर हमारे आचार्य श्री जी से मेरी बातचीत हुई थी। आचार्य कौन? हमारे आचार्य रामचंद्रन जी,
इसके बारे में जितनी मैंने सरल भाषा में मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया अभी, बिल्कुल सरल भाषा में, कि ये चीज़ है। अगर किताबी भाषा के रूप में जो मैंने लिखा है, अगर उस रूप में पढ़ने लगूं तो इसको भी पढ़ूंगा मैं। ये मैंने इसलिए बता दिया आज ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जब मैं पढ़ूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो जो आचार्य जी से बात करने के बाद जो फार्मूला हमने बनाया है, जिस फार्मूले को हमने बनाया है स्टेम सेल्स को लेकर, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसको हम लोग प्रैक्टिस में लाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नया है, ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। जितने लोग हम इस वक्त जुड़े हुए हैं और इस वक्त मैं जो चर्चा कर रहा हूं आपसे, इसके अलावा किसी को अभी तक इस विषय में इतनी चर्चा नहीं हुई, ना ही कोई ने सवाल उठाया। मेरी जब आचार्य जी से बात हुई तो उन्होंने भी इस बात को बोला कि ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, इस विषय में किसी ने भी अभी तक चर्चा नहीं करी। ठीक है, तो आचार्य जी से मेरी बहुत समय तक बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद उन्होंने कुछ रास्ते निकाले। उसके बाद जब मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाई के दौरान जो मुझे समझ में आया, उस फार्मूले को जो मैंने बनाया वो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। मगर पहले हम इस चीज़ को पूरा का पूरा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जो आप लोग समझेंगे, फिर उसके बाद मंथन करेंगे। मंथन करने के बाद उसके बाद जाकर हम जो पॉइंट बनाए हैं हमने, इन पॉइंटों के बारे में विस्तार से चर्चा करके तब हम लोग एक फार्मूला बनाएंगे, और फार्मूला बनाकर तब हम इस पे काम करना शुरू करेंगे। तब हम इस स्टेम सेल्स पे काम करना शुरू करेंगे, और बीटा सेल्स जो डेथ हो जाते हैं, उस डेथ बीटा सेल्स को बनाने के लिए हम लोग सभी मिलकर कार्य करेंगे। क्योंकि ये जो रिसर्च होते हैं वो एक जने से नहीं होते हैं। किसी भी चीज़ का रिसर्च एक जने से नहीं होता है। गुरुजी ने जो भी चीज़ किया सालों की मेहनत से किया, सालों की मेहनत से किया, उसके बाद भी उसमें कोमा लगा के छोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया कि इस पे रिसर्च करो। आप अगर वेद वगैरह या हमारे वेद वगैरह पढ़ेंगे तो कई जगहों पर क्वेश्चन मार्क लगा रखा गुरुजी ने, कई जगहों पे लगा रखा है कि इस पे रिसर्च की ज़रूरत है। अर्थात रिसर्च जो है 2 दिन में नहीं ख़त्म होती है। रिसर्च 2 दिन में ख़त्म नहीं होती है। 4 लोगों पे रिसर्च करना पड़ता है, और वो भी 4 लोग जो है 2 अलग कैटेगरी के, 2 कैटेगरी के। क्योंकि हमारी पृथ्वी में स्त्री और पुरुष 2 कैटेगरी है। उसके अंदर 4 प्रजाति है। जैसे पुरुषों में ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप, ए बी ग्रुप। सेम महिलाओं में भी ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप, ए बी ग्रुप। मगर इन दोनों में महिला वर्ग में हीमोग्लोबिन की कमी रहती है। महिलाओं को पीरियड आता है, महिलाओं का मोनोपॉज होता है। मोनोपॉज अर्थात पीरियड रुक जाता है समय के बाद। महिलाओं को नए जीवन को जन्मना पड़ता है, नए जीवन को जन्म देना पड़ता है। उसी तरह पुरुष का दायित्व अलग है। पुरुष का बॉडी का नेचर अलग है, उसके काम अलग है, उसके दायित्व अलग है। प्रकृति ने दोनों को 2 रूप में बनाया, मगर उसके अंदर भी दोनों में भेद डाल दिया। सब के सब एक ही कैटेगरी के नहीं, सब के सब स्त्री का मतलब ये नहीं हो सकता कि ओ ग्रुप के सारे स्त्री होंगे और बी ग्रुप के पुरुष होंगे, ऐसा नहीं। महिलाओं में भी 4 ग्रुप दे दिया और पुरुषों में भी 4 ग्रुप दे दिया। यही है वो 4 लोग, यही वो 4 लोग हैं जो बुरे वक्त में भी काम आते हैं और अच्छे वक्त में भी काम आते हैं, और इन्हीं से डर के चलना पड़ता है, और इन्हीं को दिखाना पड़ता है, और इन्हीं को बताना पड़ता है, और इन्हीं से छुपाना पड़ता है, और इन्हीं को बुरा लगता है, और इनको बुरा ना लग जाए इसके लिए हमें सही रास्ते पे चलना पड़ता है। ये वो 4 लोग हैं, है ना। तो आज जो हमने ये जो डायबिटीज पे बात करी है, ये हमने एक क्या बोलते हैं उसको क्या बोल सकते हैं कि मतलब मोटा मोटा मैंने बात बताया है कि ताकि जब हम आराम से विस्तार से इस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करें तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है।
नए तरीके से जो मैंने सोचा, जिस तरीके से मेरे को समझ में आया, मैंने लिखा, मैंने ढूंढा गूगल से या अलग अलग जगहों से ढूंढ के मैंने जो मेरे मन में सवाल आते रहे उन सवालों को मैं उसके साथ जोड़कर मैंने एक जगह पे रखा। उस चीज़ को मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगा। उसके बाद हम लोग इस पर काम करेंगे, इसके ऊपर फार्मूला बनेगा, फार्मूला बनने के बाद उस पर हम लोग रिसर्च करेंगे और रिसर्च करके हम लोग इस पर लाभ देंगे। ये स्टेम सेल्स खाली ये नहीं कि बीटा सेल्स के लिए ही है, और भी बहुत सारे काम आएंगे। ये जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब हमें पता लगेगा कि अन्य जगहों पे काम कहाँ कहाँ आएगा। मगर मैंने सिर्फ बीटा सेल्स के बारे में इसलिए बात करा क्योंकि हमारा जो सेशन चल रहा है, ये सेशन चल रहा है डायबिटीज पर, है ना। तो जब डायबिटीज पे सेशन चल रहा है तो डायबिटीज पे बात करें, जब हम लंग्स पे बात करेंगे तो लंग्स का स्टेम सेल्स के बारे में बात करेंगे, है ना। तो ऐसे ही हम लोग अलग अलग जगहों पे बातें करेंगे। मगर हम लोगों का अभी मेन मकसद क्या है? मेन मकसद हमारा इस समय एक नए फार्मूले को बनाना जो स्टेम सेल्स पे काम करे। और अगर हम लोगों ने प्रयास करके, सब लोगों ने प्रयास करके अगर इस स्टेम सेल्स की निर्माण कर दिया और हमने अगर डायबिटीज, जो टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन की बीटा सेल्स की डेथ हो रही है, बीटा सेल्स की डेथ हो रही है। और डेथ कब होता है? डेथ जब होता है जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि इन्फेक्शन से इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन से हाइपर इन्फ्लामेशन में जब परिवर्तन हो जाता है, यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि हमारी ही इम्यूनिटी हमारे को ही नुकसान पहुंचाने लग जाती है, हमारी ही इम्यूनिटी हमारे को नुकसान पहुंचाने लग जाती है, तब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण ही बीटा सेल्स की डेथ होती है। तो उस दौरान हमें जो सिस्टम है उसको रोकना भी है और नए सेल्स का निर्माण भी करना है, तभी हम जाके ये चीज़ों को कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा और इसको बड़े ध्यानपूर्वक ढंग से सुनना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके बन सकता है। तो आज आपको, आप लोगों को, आज से आप ये लोग कभी ना समझे ये बात को कि आप लोग सीख रहे हैं, नहीं। आज से आप लोग रिसर्चर बनने जा रहे हैं, वो भी एक ऐसी चीज के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं जो अभी तक बना नहीं है। अगर ये स्टेम सेल्स बन जाता है न्यूरोथेरेपी में और हम लोग बीटा सेल्स के निर्माण को कर पाते हैं और टाइप 1 डायबिटीज वालों को बीटा सेल्स बनाने में न्यूरोथेरेपी अपना योगदान दे सकती है, तो ये चमत्कार हो जाएगा। न्यूरोथेरेपी के जगत में, चिकित्सा के जगत में एक चमत्कार हो जाएगा, है ना। और इसके लिए हमें मरीज चाहिए होंगे और मरीज को सब्र होना चाहिए और न्यूरोथेरेपिस्ट को भी सब्र होना चाहिए। उसको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, उसको परखने की नॉलेज होनी चाहिए, समझने की नॉलेज होनी चाहिए, तब इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस वक्त हम लोग जितने लंबे समय से न्यूरोथेरेपी पे चर्चा कर रहे हैं, 2021 से न्यूरोथेरेपी की चर्चा कर रहे हैं, और इसमें इतने पुराने न्यूरोथेरेपिस्ट हैं जो मेरे शुरू से जुड़े हुए हैं मेरे साथ में। तो हम लोगों ने जितना अब तक पढ़ाई करी है उसके आधार पर मुझे लगता है कि जो भी हम चर्चा करते हैं या जो आगे चर्चा करेंगे हम लोग बीटा सेल्स के ऊपर, स्टेम सेल्स के ऊपर, तो उसको आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी और आप लोग इसमें काम कर पाएंगे। और मिलजुल कर हम लोग सभी मिलजुल कर काम करेंगे और ज़रूर ही ज़रूर हम लोग कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि गुरु जी की कृपा है तभी ही ऐसा संभव है। नहीं तो हम कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे हो सकता है, इतनी बातें कैसे सोच सकते हैं? अगर गुरु जी नहीं सोच रहे हैं, गुरु जी नहीं कर रहे हैं, तो कैसे हो रहा है? ये गुरु जी कर रहे हैं इसीलिए हो पा रहा है, गुरु जी सोच रहे हैं इसीलिए हो पा रहा है। तो जब गुरु जी ने कर रहे भी है और सोच भी रहे हैं तो रास्ता भी गुरु जी दिखाएंगे, और फल पेड़ भी गुरु जी लगा रहे हैं तो उसमें फल भी आएगा और उस फल के जरिए लोगों को लाभ भी मिलेगा, पेट भी लाभ भी मिलेगा। तो आज के सेशन में जो डायबिटीज को लेकर यहीं तक रखेंगे, क्योंकि हम लोग अब आगे जो पढ़ेंगे वो हमें विस्तार से पढ़ना है। तो एक दिन में ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा भारीपन आ जाएगा।